1 अक्टूबर से 1-2 दिन पहले मैंने अल्टीमेटम दिया एसडीएम हल्द्वानी को कि इन गाड़ियों को जाने दिया जाए। यदि आप नहीं जाने देंगे तो मैं एसडीएम कोर्ट के सामने आत्मदाह करूंगा। तत्कालीन जो भी उत्तर प्रदेश की सरकारें थीं वो ये रुख रखती थी, नहीं, हम आपके लिए अलग से कुछ नहीं करेंगे। क्या वजह रही कि जब हमारा उत्तराखंड राज्य निर्माण हुआ 2000 में, तो उसके बाद वो तमाम आंदोलनकारी दरकिनार कर दिए गए। इस सन 2000 में जब उत्तराखंड राज्य अस्तित्व में आया, मुख्य विषय ये था कि हमारे सीमित संसाधनों का ऐसा उपयोग हो कि हमें अधिकतम लाभ मिले। निश्चित तौर पर तब से आज तक की सरकारें एकदम फेल। तो वो जो आरक्षण का आंदोलन था 1994 में उत्तराखंड अलग करो आंदोलन में बदल गया। अगर इस भावना से चलेंगे कि जो यहाँ का मूल था वही कहलाएगा, उसी को लाभ मिलेंगे, तो आपकी 4 करोड़ की जनता देश में क्या सोचेगी कि हमारा लोकतंत्र का स्वरूप अभी नागरिक वाला ना होकर के वर्गीकृत वाला है। जिस पीढ़ी ने राज्य का आंदोलन किया है जी, जिसने एक संघर्ष किया है, क्या उस पीढ़ी के हितों पर कुठाराघात नहीं होता? या यहाँ जो कि गणेश भगवान का जहाँ हम स्थापित करते हैं जी, उस गणेश भगवान का हम विसर्जन शुरू कर देते हैं, तो इसको आप सांस्कृतिक हमले की दृष्टि से आपको देखना पड़ेगा। मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। नमस्कार, मैं संजीव पंत। हमारे इस शो पहाड़नामा के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं हमारे मित्र भरत दीक्षित जी, जो एक एडवोकेट हैं, प्रैक्टिशनर एडवोकेट हैं, उत्तराखंड राज्य आंदोलन में सक्रिय भूमिका में हैं। और इनका जो व्यक्तिगत परिचय मेरे लिए है कि आपके पिताजी हमारे समय में एमबी महाविद्यालय में हमारे प्रोफेसर थे, हमारे शिक्षक थे, और उन्होंने कई आंदोलनों में छात्र नेता के रूप में हमें व्यक्तिगत रूप से बड़ा समर्थन दिया है। दीक्षित जी भी आंदोलनकारी हैं, तो अब दीक्षित जी की कहानी जानते हैं, दीक्षित जी की जुबानी। भरत दीक्षित जी, वर्ष 1990 में देश भर में आरक्षण आंदोलन चल रहा था और धीमे धीमे बढ़ रहा था। ये बढ़ते बढ़ते 1994 में इस स्थिति में आ गया कि उत्तराखंड के निवासियों को लगा हमारा हक, हमारे विद्यालय सब प्रभावित होंगे आरक्षण की नई नीति से। इस नीति को देखते हुए तत्कालीन सरकारों से ये कहा गया कि कम से कम उत्तराखंड को इस आरक्षण की परिधि में इस प्रकार से रखें कि यहाँ के विद्यालयों पर प्लेन्स के आरक्षित वर्ग के लोग यहाँ की सुख सुविधाओं का अतिक्रमण ना करें, जिससे प्रभावित होकर के तत्कालीन जो भी उत्तर प्रदेश की सरकारें थीं वो ये रुख रखती थी, नहीं, हम आपके लिए अलग से कुछ नहीं करेंगे, जो पूरा उत्तर प्रदेश में होगा वही आप पे भी लागू होगा। यहाँ के शिक्षा संस्थानों में वहाँ की अनुसूचित जातियाँ, जनजातियाँ, जिनको भी ओबीसी जो भी आरक्षण का समीकरण होगा वो यहाँ सब प्रभावित करेगा और वो लोग, आरक्षित वर्ग के लोग यहाँ लाभ लेंगे। ये आरक्षण का आंदोलन 1994 में इस स्थिति में आ गया कि यदि आप अलग से कोई व्यवस्था उत्तराखंड की नहीं कर सकते हैं तो आपको हमारा राज्य अलग कर देना चाहिए। जो जातियाँ यहाँ हैं नहीं, जो केवल प्लेन्स में हैं, वो उत्तराखंड को में क्यों आएंगी, यहाँ के शिक्षा के संसाधनों का उपयोग क्यों करेंगी? यहाँ वैसे ही सीमित साधन है। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है, वहाँ ओबीसी, एससी, एसटी समुदाय की संख्या बहुत ज़्यादा है। वो लोग यहाँ आएंगे, यहाँ का व्यक्ति का विकास नहीं होगा, वो आरक्षण का संसाधनों का लाभ उठाएंगे। ये मुद्दा ज्वलंत होता गया। अंत में ये हुआ कि साहब हमारा राज्य ही अलग करेंगे हम, ये ऐसे नहीं मानेंगे। तो वो जो आरक्षण का आंदोलन था 1994 में उत्तराखंड अलग करो आंदोलन में बदल गया। मैं भी उसका प्रतिभागी था। 1990 से 94 तक मैंने हल्द्वानी से लेके लखनऊ तक, लखनऊ से लेके हल्द्वानी तक निरंतर आरक्षण के विरोध में जनसभाएं करी, आंदोलित किया जनता को, उन्हें समझाया कि क्या हमारे लाभ हैं अलग होने में, क्या हमारी हानियां हैं अलग ना होने में। धीमे धीमे ये निश्चित करती गई जनता कि हमें अलग ही होना एकमात्र उपाय दिखता है, वरना हमारे शिक्षा के संसाधनों में अन्य वर्ग बहुत ज़्यादा है
प्रभावित करेगा और हमारे जो संसाधन हैं उन पर कब्जा हो जाएगा और हम एक पिछड़ा इलाका होने के बावजूद अपने संसाधनों का अपनी जनता पर उपयोग नहीं कर पाएंगे। जैसा आपने कहा और ये सत्य भी है कि उत्तराखंड राज्य आंदोलन का जो चरम दौर था, वैसे तो उत्तराखंड राज्य की मांग सन 1960 से भी पुरानी है जी, बल्कि 1945 से हिंदुस्तान की आज़ादी से पहले उत्तराखंड राज्य की मांग है अगर आप इतिहास को देखें। लेकिन जैसा आपने कहा कि उत्तराखंड राज्य आंदोलन का जो चरम का दौर था वो दौर उत्तराखंड राज्य आंदोलन से निकला और क्योंकि मैं उस आंदोलन में कहीं ना कहीं सहभागी था, छात्रों के साथ था, युवाओं के साथ था, तो मेरी जानकारी में ये भी है कि उस वक्त जो आरक्षण का आंदोलन था उसमें आपने आत्मदाह किया था का प्रयास किया था। उस आंदोलन को मैं एक जिसे कह रहे हैं अपनी आहुति देने का एक आपने प्रयास किया था। तो लेकिन आज इन 40 सालों लगभग 35 सालों बाद आप स्वयं को कहाँ पर देखते हैं उत्तराखंड राज्य के परिप्रेक्ष्य में राज्य गठन के उपरांत? 1 अक्टूबर 1994 को एमबी इंटर कॉलेज के मैदान में दिल्ली जाने के लिए बसों का काफ़िला खड़ा था और बहुत ज़्यादा जनता एकत्र थी। उत्तर प्रदेश की तत्कालीन सरकार के निर्देश ये थे कि किसी भी स्थिति में इन्हें हल्द्वानी से नीचे ना जाने दिया जाए। 1 अक्टूबर से 1-2 दिन पहले मैंने अल्टीमेटम दिया एसडीएम हल्द्वानी को कि इन गाड़ियों को जाने दिया जाए, यदि आप नहीं जाने देंगे तो मैं एसडीएम कोर्ट के सामने आत्मदाह करूँगा। आत्मदाह की सामग्री लेकर के जब मैं बैठा, वहाँ भगदड़ हुई, हल्ला गुल्ला हुआ। कुछ लोगों ने, आंदोलनकारियों ने आवेश में आकर के अग्निकांड कर दिए। उसी बीच पुलिस मुझे उठा के ले गई। आत्मदाह के आरोप में मुझे बंद कर दिया गया, जो कि मेरे पर 2004 तक उत्तराखंड बनने के बावजूद न्यायालयों में मुकदमा चलता रहा, जिसमें ये डिसाइड हुआ कि वो आगजनी, वो कांड प्रत्यक्ष रूप से मेरे द्वारा नहीं किए गए। उसमें आंदोलनकारी भी शामिल थे, जिनके द्वारा विभिन्न स्थलों पर आगजनी तोड़फोड़ की जा रही थी, जिसका पुलिस ने मुझे झूठा आरोपी बनाया था। ये सब सत्यता सामने आने पर धीमे धीमे मेरे आत्मदाह वाला साक्ष्य वो नहीं जुटा पाए और इस तरह से आगजनी के आरोपों से मैं बरी हुआ। आप मौजूदा परिप्रेक्ष्य में राज्य निर्माण के बाद जो वर्तमान परिस्थिति है, इन्हें किस प्रकार से देखते हैं? 1994 में प्रत्यक्ष रूप से राज्य अलग करने का एकमात्र उद्देश्य ये था कि हमारे संसाधनों पर तत्कालीन उत्तर प्रदेश की बहुसंख्यक जनता आकर के कब्जा ना कर ले। हमारे सीमित साधन हैं, इनका दुरुपयोग ना हो। राज्य अलग करने के बाद से सीमित संसाधन सीमित ही रह गए। शिक्षा के क्षेत्र में और ज़्यादा कमी आई। सोचा ये गया था कि हमारे जो साधन हैं उनका दुरुपयोग होगा। हकीकत ये है कि सन 2000 से शिक्षा के क्षेत्र में उत्तराखंड पृथक होने के बाद धीमे धीमे और ज़्यादा पिछड़ता गया। यहाँ शिक्षा का कुछ भी ऐसा नहीं है। यहाँ के छात्रों को बाहर जाना पड़ रहा। यहाँ का व्यक्ति आधुनिकतम शिक्षा के लिए प्रदेश से बाहर जाता है। अब वहाँ हमारा राज्य अलग हो जाने से हमें उपेक्षित किया जाता है। हमारा आरक्षण का सीमित दायरा रह जाने से हमें वहाँ के लाभों से वंचित किया जा रहा है। जिस लिए उत्तराखंड अलग करने की सोची गई थी, ये परिणाम शिक्षा के क्षेत्र में उसके विपरीत हो गए हैं। अन्य क्षेत्रों में भी पलायन ज्यों का त्यों है। सोचा था कि शिक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, यहाँ का युवा यहीं रहेगा। आए दिन समाचार पत्रों के माध्यम से, आप लोगों के चैनल से, अन्य चैनल से अवगत होता है कि गांव के गांव खाली हैं, पलायन हो रहा है, लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। पहाड़ का व्यक्ति रिटायरमेंट के बाद या सेवा के बाद पहाड़ को, जहां का वो मूल निवासी है, जाना ही नहीं चाहता। तो हालात प्रत्यक्ष में और बदतर हुए हैं, ऐसा दिखता है। इसके लिए आप उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को किस हद तक जिम्मेदार मानते हैं? कोई भी आंदोलनकारी कभी जिम्मेदार नहीं होता है। वो आंदोलन एक उद्देश्य को लेकर कर रहा होता है। आने वाली पीढ़ी पर यह निर्भर करता है कि उस उद्देश्य को आने वाली पीढ़ी कितना आगे ले जाएगी। ये विफलता मौजूदा सरकारों की, जो सन उत्तराखंड के गठन के बाद आई जो सरकारें, जो भी मशीनरी आई, ये सब
उनका दायित्व था, वो फेल हुए होंगे। मैं ये मानता हूँ उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों में जिसका भी सहयोग था वो लोग असफल हुए, मैं नहीं मानता हूँ। देखिए, ऐसा जब उत्तराखंड राज्य बना था जी, या जब उत्तराखंड राज्य का मूवमेंट हुआ था, काफ़ी लोगों का ये मानना है कि जो उस समय हल्द्वानी के छात्र नेता थे उन्होंने इस मूवमेंट को आरक्षण से उठाया था। और ये बात काफ़ी हद तक सत्य भी है कि कुमाऊं में जो राज्य का आंदोलन प्रारंभ हुआ या आरक्षण विरोधी आंदोलन प्रारंभ हुआ वो MBPG कॉलेज से हुआ जी। और एक छात्र नेताओं की बड़ी जमात जी, पूर्व और वर्तमान उस समय हल्द्वानी में थी। कुमाऊं विश्वविद्यालय एकमात्र विश्वविद्यालय था जी, तो कुमाऊं विश्वविद्यालय से जुड़े विभिन्न छात्र संघों के पूर्व पदाधिकारी एवं वर्तमान पदाधिकारी जी, दूरस्थ क्षेत्रों से भी हल्द्वानी आके मिलते थे। जी, राज्य आंदोलन की एक रणनीति बनती थी, जी, उसी रणनीति पर आंदोलन हुआ। जी, ठीक, आप सहमत है ना? जी। लेकिन क्या वजह रही कि जब हमारा उत्तराखंड राज्य निर्माण हुआ 2000 में, जी, तो उसके बाद वो तमाम आंदोलनकारी दरकिनार कर दिए गए जी, और राज्य की सत्ता में ऐसे तमाम चेहरे बैठे जी, जिनका राज्य के बनने से, राज्य के आंदोलन से या राज्य का जो परिकल्पना उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान की गई थी जी। उस परिकल्पना से कोई भी लेना देना नहीं था। तो क्या इस परिप्रेक्ष्य में उत्तराखंड का राज्य आंदोलनकारी जिम्मेदार नहीं माना जाना चाहिए? उत्तराखंड राज्य का जो आप आंदोलनकारी कहते हैं, वास्तव में वो आरक्षण के विरोध से उत्पन्न हुआ माहौल का आंदोलनकारी था। चूँकि आज भी 1990 से या उससे पूर्व से लेकर के आज भी आरक्षण का विरोध कोई भी राजनीतिक दल मुखर होकर नहीं करता है। वो जो आंदोलनकारी थे वो निश्चित तौर पर निर्दलीय थे और आरक्षण में मुखर थे। राज्य का अस्तित्व में आते ही यहाँ जो भी राजनीतिक दल थे धीमे धीमे वो उसके स्थान पर आने लगे। क्यों? क्योंकि आरक्षण के आंदोलन में जो आंदोलनकारी थे वो संगठित नहीं थे, ना उनका कोई राजनीतिक दल था। वो एक केवल भावावेश में और भावनाओं से चल रहे थे कि साहब ये आरक्षण का दुरुपयोग हमारे राज्य पे होगा। आपको याद होगा चींटियों के झुंड की तरह गांव की महिलाएं। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि उत्तराखंड राज्य का आंदोलन एक भावनात्मक आंदोलन था जिसका एक कोई केंद्रीय नेतृत्व नहीं था? भावनात्मक आंदोलन नहीं था, वो ऐसी जनता का आंदोलन था जो उस भावना से आंदोलित थी कि हमें आरक्षण का विरोध करना है। वो राजनीतिक लोग नहीं थे, वो जनता जो भावनात्मक रूप से आरक्षण का विरोध करके आई थी। राज्य अलग होने के बाद संगठित नहीं रह पाई, जिसका फ़ायदा राजनीतिक दलों के द्वारा उठाया गया। चूँकि वो संगठित नहीं थे आंदोलनकारी, उनका एक ही उद्देश्य था कि आरक्षण हमारे सीमित साधनों को ना प्रभावित करे। उनको लगा उनका उद्देश्य पूरा हो गया, अब हमें प्रत्यक्ष एक राज्य मिल गया जिसमें आरक्षण की नीति हमारे अपनों द्वारा तय होगी। मगर यहाँ पर खेल शुरू हुआ राजनीतिक दलों का। वो सत्ता में आए, उन्हें राज्य आंदोलनकारियों की आरक्षण विरोधी भावना से उन्हें कोई लेना देना नहीं था। उन्हें राष्ट्रव्यापी अन्य क्षेत्रों से, अन्य दलों से, अन्य लोगों से लेना देना होता है। तो वो दल अपने मुख्य दलों से प्रभावित रहे, राष्ट्रीय राजनीति में प्रभावित रहे। उन्हें क्षेत्रीय इस भावना से कोई लेना देना नहीं रहा कि यहाँ का जो आंदोलनकारी था, जिस आरक्षण को लेकर के उसने उत्तराखंड राज्य अलग कराया, हम उस भावना से इस तरह से काम करें कि यहाँ आरक्षण, यहाँ के राज्य का आरक्षण का जो साधनों का दुरुपयोग होता, अब उसका विपरीत माहौल में राज्य अलग होने के बाद हम उसका अधिकतम लाभ कैसे उठाएं? नहीं, आप अगर इतिहास पर जाते हैं तो राजनीतिक रूप से संगठनात्मक तरीके से उत्तराखंड राज्य की मांग सबसे पहले उत्तराखंड क्रांति दल ने उठाई। वो पूर्व से चले आ रहे हैं, सबसे पहले उन्होंने उठाई। जी, ठीक, मैं भी यही कह रहा हूं कि संगठनात्मक तरीके मगर उनका संगठनात्मक तरीके से उत्तराखंड क्रांति दल ने बिल्कुल उठाई। और जब उत्तराखंड राज्य का आंदोलन हुआ जी, तो उस वक्त भी जी, उत्तराखंड क्रांति दल कहीं ना कहीं थोड़ी छोटी राजनीतिक भूमिका में था। जी, उसमें हालांकि कांग्रेस भी थी और भाजपा भी थी जी, लेकिन उत्तराखंड क्रांति दल एक भूमिका में था जी। उसके बावजूद उत्तराखंड क्रांति दल उस पूरे आंदोलन से उपजी हुई सहानुभूति को जी, या उन परिस्थितियों को या उन आंदोलनकारियों को जी, एक दायरे में नहीं रख पाया, जी, उसका एक राजनीतिक फायदा नहीं उठा पाया। जी। तो इसके क्या कारण रहे होंगे आपकी समझ में? प्रत्यक्ष में है कि कोई भी राजनीतिक दल आज भी
आरक्षण विरोधी अपने पर बैनर नहीं लगाना चाहता है कि हमारा दल आरक्षण का विरोध करता है किसी भी प्रकार के। स्पष्ट अंतर है कि जो राज्य आंदोलनकारी तत्कालीन थे वो आरक्षण की भावना, उत्तराखंड क्रांति दल जब से भी पूर्व में सन 2000 से या सन 1994 से पहले जब से भी आंदोलन कर रहा था, वो पर्वतीय क्षेत्र में और अलग थलग भूमि होने के कारण अलग थलग भौगोलिक क्षेत्र के उद्देश्य से इस राज्य को अलग चाह रहा था। उनका कोई भी आरक्षण को लेकर के ऐसा उद्देश्य नहीं था। स्पष्ट अंतर है उत्तराखंड क्रांति दल में और इस राज्य आंदोलनकारियों के उद्देश्य में। उनका उद्देश्य अलग था उत्तराखंड क्रांति दल का कि हमारी ये सीमावर्ती इलाका है, इसका विकास पर ध्यान बड़ा राज्य नहीं दे पा रहा है। जबकि ये जो उत्तराखंड राज्य बना सन 94 के आंदोलन के बाद ये सोचा गया कि साहब इसको राज्य को अलग घोषित किया जाए, या बलपूर्वक आंदोलनकारियों ने करा लिया। उनका उद्देश्य स्पष्ट था कि साहब ये आरक्षण के कारण जो हमारे संसाधनों का दुरुपयोग हुआ, इसलिए हमारा राज्य अलग करें। राजनीतिक विफलताएं जो हुई हैं राज्य आंदोलनकारियों की, राजनीतिक वो लोग थे नहीं, मुझे नहीं लगता है उनमें से कोई भी राजनीति करने के उद्देश्य से आंदोलनकारी बना। उनमें समर्पण की भावना थी। बस एक ये भावावेश था कि हमारी आने वाली पीढ़ियां आरक्षण से प्रभावित रहेंगी यदि हम उत्तर प्रदेश के राज्य से ही जुड़े रहे तो। आपका मानना ये है कि उत्तराखंड राज्य का जो वर्ष 1994 में आंदोलन चरम पर पहुंचा, उसके पीछे मुख्य कारण आरक्षण था जी। और उत्तराखंड राज्य को लेकर जो हमने परिकल्पना की थी, लेकिन जो वर्तमान हालात हैं, पहाड़ खाली हो रहे हैं, स्वास्थ्य की समस्याएं हैं, शिक्षा संबंधी समस्याएं हैं, और हमारे पास राजस्व के संसाधन के रूप में ज़मीनों का बेचना, खनन और शराब की बिक्री, मेरे ख्याल से 3-4 ही ऐसे साधन हैं जिनसे हम राजस्व अर्जित कर पा रहे हैं जी। आप इस बात से सहमत हैं? जी। और आरक्षण आंदोलन के साथ ही साथ कहीं ना कहीं शराब विरोधी आंदोलन में भी उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों का एक योगदान रहा है, जिसमें हमने अपने एक साथी निर्मल पंडित को जी उसी दौरान में लगभग उसी दौर के आसपास हमने खोया है जी। उन्होंने भी आत्मदाह किया था जी। तो लेकिन इस सब के बावजूद जब सरकार बनी है तो राज्य की परिसंपत्तियों के वितरण से लेके जी, जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच में परिसंपत्तियों का वितरण होना था जी, या जो विभाजन होना था, उन संपत्तियों के विभाजन से लेकर राज्य बनने तक वर्तमान 25 बार रजत जयंती वर्ष जो समारोह चल रहा है, इस रजत जयंती वर्ष तक जो वर्तमान परिस्थितियां हैं जी, इस पूरे परिप्रेक्ष्य में उत्तराखंड के जो आंदोलनकारी थे उनका हित जो था या जो उनकी सोच थी उसके अनुरूप तो राज्य नहीं बना, या हर एक मानता है? निश्चित तौर पर मानते हैं ना, निश्चित तौर लेकिन वो जो राज्य आंदोलनकारी थे आखिर वो क्यों चुपचाप बैठे? इस बारे में आप क्या कहना चाहिए, जिसमें आप भी शामिल हैं? मैंने आपको बताया कि जो भी राज्य आंदोलनकारी थे उनका एक सीधा सा उद्देश्य था कि उत्तर प्रदेश की ST SC OBC में आए बहुसंख्यक लोगों को हमारे सीमित साधनों का लाभ ना मिले। वो यहीं तक आंदोलित थे, वो यहीं तक प्रभावित थे। उन्हें लगा कि जब ये हमारा प्रदेश अलग हो जाएगा तो हमारा ये उद्देश्य कि वो हमें प्रभावित ना करें, हमारे सीमित संसाधनों को का दुरुपयोग ना करें, ये लक्ष्य हमें अपने आप मिल जाएगा। लेकिन जब राजनीतिक दलों का वर्चस्व हुआ, उत्तराखंड अस्तित्व में आया, यहाँ राजनीतिक दल अपना जो भी राष्ट्रीय दल थे, क्षेत्रीय दल थे, वो उनका ये उद्देश्य आरक्षण से संबंधित उनका उद्देश्य ही नहीं था। पूर्व में भी वो मांग कर रहे थे उत्तराखंड अलग करने की, तो अन्य उद्देश्य थे। जो राष्ट्रीय पार्टियां जो भी हैं थीं उनके अलग उद्देश्य थे। किसी का भी उद्देश्य ये नहीं था कि हमारे जो शिक्षा संस्थान हैं जहाँ पर भी आरक्षण है वो उत्तर प्रदेश के बहुसंख्यकों से अलग होकर के जो अब शेष रहेगा उनका विकास करना है। और हमारा जो हम पे जो साधन मिलते हैं शिक्षा के, शिक्षा से उपजी हुई नौकरियों के, अन्य लोगों के, उसमें हमें इस तरह से करना था कि हम अपना लाभ ले पाते। ये आज भी असफलता है। अच्छा, अब मैं दूसरे मुद्दे पर आता हूँ। वर्तमान परिस्थितियों में जी कुछ क्षेत्रीय राजनीतिक दल एक बार पुनः मुद्दा उठा रहे हैं स्थायी निवास, जी, मूल निवास जी, या ये कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा कि अभी रजत जयंती वर्ष पर जो विधानसभा का विशेष सत्र हुआ उसमें भी भाजपा के प्रवक्ता और मौजूदा विधायक चमोली जी द्वारा जी,
मूल निवास का मुद्दा उठाया गया। जी मुन्ना सिंह चौहान जी ने भी इसी से मिलती जुलती कई बातें विशेष सत्र में सदन में कही, जी, जी। जबकि सत्ता पक्ष से ये बातें आई हैं। जी इसी के साथ शहजाद भाई जो विधायक हैं जी हमारे हरिद्वार क्षेत्र से, बसपा से, जी तो उन्होंने अपना दर्द इस बारे में रखा, जी क्योंकि आप एडवोकेट भी हैं और जी। आप इन तथ्यों से मेरे ख्याल से आपकी जानकारी में होंगे। जी जी आप सजग हैं, समाचारों से जुड़े रहते हैं। जी और इसके साथ ही साथ मैं एक चीज़ और इसमें जोड़ना चाहता हूं कि एक आपके नज़दीकी क्षेत्र के विधायक जिन्होंने मुख्यमंत्री को चुनाव में हराया था, कापड़ी जी, जी उन्होंने विधायक निधि से 15% कमीशन का जी एक बड़ा मुद्दा रखा। जी लेकिन उस सबके बावजूद न तो कहीं सदन में और न कहीं जनता में जी इस सब चीज़ों को लेकर कोई हलचल हुई। जी। तो आप क्या मानते हैं कि क्या उत्तराखंड राज्य आंदोलन की मूल अवधारणा अब समाप्ति के दौर पर है, या जनता जो है जैसा है उसमें खुश है? लोकतंत्र में ये विषय बहुत रहस्यमय हो जाता है, वो भी जब जनता का वर्गीकरण अलग अलग तरह का है। हमारे यहाँ जो हमारे देश में या देश के किसी भी प्रांत में जो लोकतंत्र का स्वरूप दिखता है वो बहुत चीज़ों से प्रभावित होता है। शिक्षित वर्ग अलग होता है, ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य, शूद्र, ईसाई, मुसलमान वगैरह वगैरह, फिर उनमें भी उप विभाजन। राष्ट्र को बढ़ाने की या प्रदेश को बढ़ाने की या किसी ज़िले को, किसी को भी बढ़ाने की मुख्य धारा की सोच तब बन सकती है जब हम केवल नागरिक के रूप में सोचें। कोई भी सरकार तब फेल हो जा रही है, वो कहती कुछ है, करती कुछ है, दिखाई कुछ देता है। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र में, भारत में नागरिक नहीं है, वो वर्गीकृत है। वो ठाकुर, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, देसी, पहाड़ी, ईसाई, मुसलमान, छोटा बड़ा हर तरह का है। तो राजनीतिक उद्देश्य के लिए तो नागरिक चाहिए। कोई राष्ट्र तभी बढ़ सकता है आगे जब उसमें नागरिक ये जानते हैं उनका नागरिक अधिकार क्या है और वो अधिकार उन्हें कैसे प्राप्त होंगे। ये सब जो वर्तमान में चल रहा है, कोई कहता है कि साहब ये भ्रष्टाचार के साक्ष्य हैं और स्पष्ट साक्ष्य हैं, लोग जागरूक नहीं हैं, आवाज़ नहीं उठ रही, कोई प्रश्न नहीं उठ रहा। इन सब के कारण मैं निश्चित तौर पर ये मानता हूँ कि हमारा लोकतंत्र का स्वरूप अभी नागरिक वाला ना होकर के वर्गीकृत वाला है। अरे इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। जैसे आपने कहा कि जाति में लोग बटे हैं, एक उत्तराखंड में अभी एक बिल्कुल नई चीज़ें निकल के आई हैं जी कि एक तो पहाड़ी मूल, जी जिसमें शायद आप भी नहीं आते हैं, जी ठीक, जी एक दूसरा वर्ग वो है जो कि कई दशकों पहले जी या कई शताब्दियां हो गई हैं जिनके पूर्वज उत्तराखंड में आए हैं। जी हालांकि आप जन्म से उत्तराखंडी होंगे, जी आपके पिताजी किसी ज़माने में उत्तराखंड में आए, जी वर्तमान जब उत्तर प्रदेश था, जी तो आप स्वयं को उत्तराखंडी मानते हैं। लेकिन वोटों की राजनीति में हमने 3 वर्ग बना दिए। जी एक वर्ग तो वो है जो मूल निवासी है, जी जिसके लिए मूल निवास प्रमाण पत्र की बात हो रही है। जी दूसरा वर्ग ये है जो कि उत्तराखंड राज्य बनने से पहले जी या उससे कई दशकों पहले जी। उत्तराखंड में आया है, जी जिसमें हमारे कई बनिया समुदाय के लोग जी। भी हैं, आप जी। लोग भी हैं। जी। और तीसरा वर्ग वो है जो इन 25 सालों में जी विशेष रूप से नौकरशाही के साथ प्रदेश में आया है। जी जी मैं विशेष रूप से नौकरशाही का नाम लेना जी। चाहूँगा, क्योंकि जो काम धंधे, अगर आप व्यापार की बात करते जी। हैं तो आज व्यापार पे वो तीसरा तबका ही हर जगह काबिज है। जी चाहे वो ठेकेदारी का मामला हो, चाहे वो पहाड़ों में रिजॉर्ट बनाने का मामला हो, चाहे सरकारी नौकरियों का मामला हो। तो आप इस वर्गीकरण में मैं उत्तराखंड को कहाँ पर रख के देखूं? देखिए, ये विषय नागरिकता का या मूल निवास का या कोई नव सृजित राज्य में कहाँ का नागरिक माना जाए, इस सब पर विधियाँ, उपविधियाँ, मतलब कानून और उनके नियम पहले से ही मौजूद हैं। कंट्रोवर्सी होने पर, विरोधाभास होने पर उनका वो दिया जाएगा रेफरेंस, उनको बताया जाएगा, उसी से निर्धारित होगा। नहीं, आप नियम क्या कहता है? आप चलिए, आप एज ए लॉयर बात करते हैं तो जी क्या कहते हैं, कानून क्या कहता है मूल निवास को लेकर? राज्य के विषय में जो आपने कहा कि बाहरी व्यक्ति जो यहाँ सेवाओं में आए,
उनको लेकर के बाकायदा यहाँ जो नियम बनाए गए वो ये बनाए गए, यदि वो उत्तराखंड की सेवाओं, राजकीय सेवाओं में या स्थायी प्रकृति की सेवाओं में अपने को मानते हैं और उन्हें उनका नियोजन मतलब उनकी सेवाएं स्थायी प्रकृति की हैं, तो उन्हें उत्तराखंड का नागरिक स्थायी रूप से माना जाएगा। मूल निवास क्या चीज़ हुई? मूल निवास ये हुआ कि हमारे पूर्वज कब के थे, कहाँ के आए। मूल निवास की धारणा एक ऐसा है जैसे कुमाऊं में, मैं सोचता हूँ कितना मैं सही हूँ, अभी मैं इसकी सतही बात कर रहा हूँ, इसकी बारीकियों पे नहीं जा रहा हूँ। जैसे यहाँ जो भी अपर कास्ट हैं वो सब का इतिहास एटकिंसन और बद्रीदत्त पांडे जी बताते हैं कि कोई राजस्थान से आया, कोई महाराष्ट्र से आया, ये पंत जी हो गए, ये यहाँ उप्रेती जी हो गए, यहाँ भट्ट जी हो गए, यहाँ की सब उच्च कुलीन जातियाँ हुई। थारू बुक्सा के अलावा यहाँ तो मुझे नहीं लगता है उनका इतिहास पढ़ करके कि यहाँ के ये लोग थे। तो मूल तो सबका फिर कहीं और है। समय की गणना से अगर मूल मानते हैं तो समय को जब आप फैलाएंगे तो ये सब बाहर के नज़र आएंगे। नहीं, लेकिन कानूनी रूप से तो सरकार पूर्व मूल निवास प्रमाण पत्र जारी किया करती थी ना। जी, मैं उत्तराखंड राज्य बनने तक वर्ष 2000 तक जी जो उत्तराखंड में एक मूल निवास प्रमाण पत्र जारी होता था, जो कि अब स्थायी निवास में जारी हो गया जी। और स्थायी निवास प्रमाण पत्र जारी करने को लेके इस बीच में हल्द्वानी में बहुत बड़ा बखेड़ा आप देख रहे हैं कि फर्जी स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनने को लेके कितना बड़ा बखेड़ा खड़ा हुआ है। स्थायी निवास और मूल निवास की दोनों की परिभाषाएं अलग अलग हैं। मूल निवास के लिए भी नियम अलग अलग हैं। नहीं, लेकिन आपने ये देखा होगा कि 2000 के बाद उत्तराखंड सरकार ने मूल निवास प्रमाण पत्र जारी करना बंद कर दिया जी, यानी तो आप इसको एज ए, क्योंकि आप कानूनविद भी हैं, आप वकील हैं, तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? स्थायी निवास और मूल निवास के जो वर्तमान में आज की स्थिति में जो नियमावलियां हैं, मेरी अध्ययन उन पर बहुत ज़्यादा नहीं है। मैं एक सामान्य उसमें कह रहा हूँ कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपने देखा होगा कि भारत से बाहर के कई साइंटिस्ट, कई रिसर्च जो जिनका नाम मिलता है, जो प्रख्यात हो जाते हैं, तो ये कहा जाता है उनका मूल भारतीय है। ना उनके माता पिता भारतीय रहे होते हैं, ना वो भारतीय होते हैं, बिल्कुल बदल गए होते हैं, तीसरी पीढ़ी होती है, फिर भी पूरा गर्व आप सहित पूरा हिंदुस्तान ये कहता है वो भारतीय मूल के हैं। मूल के कॉन्सेप्ट अलग है। मैं आपको एक एग्जांपल दे चुका कि आप ये कहते हैं वो मूल है, जबकि ये 3 पीढ़ियाँ उनकी बाहर हो गई। केवल एक शख्स यहाँ से गया था जिसकी तीसरी पीढ़ी का व्यक्ति प्रख्यात है विश्व में, तो आप कहते हैं वो भारतीय मूल का है। तो जो भारत में जन्मा, उत्तराखंड में आया, वो भी भारतीय मूल का है, वो उत्तराखंड का मूल है, क्योंकि उत्तराखंड अस्तित्व में बाद में आया, वो भारत में पहले जन्म ले चुका था। अब बात रही स्थायी निवासी की। स्थायी निवासी के लिए सरकार ने पर्याप्त दिशा निर्देश दिए हैं, नियम परिनियम बनाए हैं। उनकी जो भी परिपालना है उनके अनुसार ये निश्चित होगा कौन स्थायी निवास माना जाए और कौन ना माना जाए। नहीं, ये आपकी बात ठीक है, नियम तो बनाए हैं सरकार ने, नियमों का वो नहीं कर, लेकिन सवाल यही है कि क्या जो उत्तराखंड राज्य आंदोलन हुआ था जी और जो वर्तमान सरकारों ने नियम बनाए जी, आप देखिए, छोटा सा उदाहरण है कि उत्तराखंड के मौजूदा परिप्रेक्ष्य में जी उपनल के कर्मचारी पूरे प्रदेश में आंदोलनरत हैं जी, ठीक जी, लेकिन अगर आप उपनल के कर्मचारियों की पूरी सूची पर खोलते हैं जी, तो आपको ऐसे उसमें बहुत से लोग दिख जाएंगे जो राजस्थान से आए हैं जी, जो बिहार से आए हैं, और वो अभी इन्हीं 20-25 सालों के अंतर्गत आए हैं, किसी न किसी अधिकारी के साथ आए, किसी न किसी अधिकारी के संरक्षण में आए, ठीक जी, और वो यहाँ आकर यहाँ के क्योंकि देखिए उपनल का मतलब है पूर्व सैनिक जी, ठीक, वो कहीं ना कहीं यहाँ आकर यहाँ के स्थायी जो या यहाँ के मूल निवासी के हक पर जी डाका डाल रहे हैं जी, और उसके बाद कुछ लोगों के साथ मिलकर वो एक आंदोलन भी खड़ा हो रहा है जी, जिसमें ये स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि भाई हमें नौकरी आप पक्की दे दो जी। तो उससे कहीं ना कहीं जो जिस पीढ़ी ने राज्य का आंदोलन किया है जी, जिसने एक संघर्ष किया है, क्या उस पीढ़ी के हितों पर कुठाराघात नहीं होता है? देखिए, मैं इस विषय में कहूँगा हमें दोबारा नागरिक बनना पड़ेगा और वर्गीकृत लोकतंत्र के वर्गीकृत व्यक्ति से बाहर निकलना पड़ेगा, हमें नागरिक बनना पड़ेगा। आज मेरा एक मोटा अनुमान है कि 60-70 लाख उत्तराखंड के मूल निवासी होंगे, बाकी यहाँ बाहर की जनता है। जबकि मैं सोचता हूँ 1 करोड़ अकेले पर्वतीय मूल का व्यक्ति दिल्ली होगा, 1 करोड़ से ज़्यादा बम्बई होगा, 1 करोड़ से ज़्यादा लखनऊ होगा।
4 करोड़ से ऊपर की उत्तराखंड के मूल निवासियों 5 करोड़ से ऊपर की की पूरे भारत में जनता है, वो वहाँ का नागरिक मान रहे हैं। आपको क्या दिक्कत है? आपको महामानव बनना ही पड़ेगा, तभी भारत को आप एक कह पाएंगे। अगर इस भावना से चलेंगे कि जो यहाँ का मूल था वही कहलाएगा, उसी को लाभ मिलेंगे, तो आपकी 4 करोड़ की जनता देश में क्या सोचेगी? वहाँ की जनता आपके लिए क्या सोचेगी? अरुणाचल की जनता क्या सोचेगी? पंजाब की क्या सोचेगी? लेकिन देखिए संसाधनों सुनिए, इतने राज्य हैं भारत में, हर राज्य अगर यही सोचेगा, आपको नागरिक बनना ही पड़ेगा। आपको नागरिक थोड़ा सा फर्क दीक्षित जी है, संसाधनों का उपभोग करना। जी, अब आप आगे संसाधनों का उपभोग करना और एक संसाधनों पर कब्जा करना। बिल्कुल। तो यहाँ के संसाधन उसके लिए हैं जो यहाँ की परिभाषा के तहत स्थायी निवासी कानूनन माना जाएगा। हाँ। ये नहीं होना चाहिए कि बाहरी अंदरूनी कुछ नहीं, आपका एक वैधानिक मापदंड है कि स्थायी निवासी की एक परिभाषा है। हाँ, कोई उसका दुरुपयोग कर रहा तो उसको सज़ा दी जाए, वो मैटर अलग है। मगर आपने एक परिभाषा बना दी, स्थायी निवासी आप किसे मानेंगे? जिसे स्थायी निवासी मानेंगे उस पर फिर कोई आप भेदभाव मत लागू करिए, उसको यहाँ का निवासी मानिए, वो यहाँ का लाभ लेगा, क्योंकि आपके भी 4 करोड़ बाहर रहे हैं। देखिए ऐसा है कि संसाधनों पर काबिज होना और संसाधनों का उपभोग करना दो अलग है। बिल्कुल बिल्कुल। आप अगर पर्वतीय क्षेत्र में जाते हैं तो पर्वतीय क्षेत्र में हर जिले की जी या हर कस्बे की या हर ग्रामीण क्षेत्र की एक अपनी संस्कृति है, अपना कल्चर है, अपना देवता है जी, अपने तौर और तरीके हैं जी। ठीक। आज की तारीख में देखिए एक मिनट मेरी बात सुनिए। आज की तारीख में कुछ लोग राजनीतिक सह पर या नौकरशाही के सह पर दूसरे प्रदेशों से आते हैं, आपके क्षेत्रों में सरकारी संपत्तियों पर या स्थानीय संपत्तियों पर हीन के प्रकार कब्जेदारी करते हैं, बड़े रिसोर्ट बनाते हैं, कई किस्म के वहाँ नैतिक और अनैतिक धंधे करते हैं और आपकी संस्कृति उससे पूरी तरह प्रभावित होती है। ठीक, ये मुद्दा ठीक उसी मुद्दे से मिलता है लद्दाख के पर्वतीय प्रदेशों में। ये हर प्रदेश की लड़ाई होने जा रही है, आप इसे मानिए कि एक सांस्कृतिक हमला होता है और बड़े आसानी से होता है कि जिस प्रदेश में गोलजू की यात्रा कर, मुझे दीक्षित जी के आने से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन दीक्षित जी अगर गोलजू के मंदिर को देखते हैं तो वहाँ मत्था टेकते हैं, वो बड़ी अच्छी बात है जी ना। लेकिन अगर दीक्षित जी इसे पूरा बिहार बना के यहाँ पूरे शहर में छठ पूजा करना शुरू कर देते हैं या यहाँ जो कि गणेश भगवान का जहाँ हम स्थापित करते हैं उस गणेश भगवान का हम विसर्जन शुरू कर देते हैं, तो इसको आप सांस्कृतिक हमले की दृष्टि से आपको देखना पड़ेगा जी। ये एक बड़ा आने वाले कल के लिए एक बहुत बड़ा, वरना आपकी एक प्रदेश की एक क्षेत्र की संस्कृति समाप्त हो जाएगी जी। ठीक कह रहा हूँ या गलत? मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। मैंने आपको बताया कि अखंड भारत, अखंड भारत की अगर आप अखंड भारत की बात करते हैं तो मूल निवास की परिकल्पना भारतीय संविधान में रखी गई है, ठीक जी, जिसके आधार पर उत्तराखंड के नागरिकों को पूर्व से जी उत्तराखंड राज्य बनने तक मूल निवासी का प्रमाण पत्र मिलता रहा है जी। ठीक, अब मैं अपनी बात को, हालांकि ये बात आप इधर से आनी चाहिए थी लेकिन मैं कहता हूँ, लेकिन जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी बने जी तो वो हरियाणा मूल के थे जी। उस तत्कालीन राजनीतिक दलों ने और कुछ राजनीतिक महत्वाकांक्षी व्यक्तियों ने इस सवाल को उठाया जी। तो उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद पहला काम ये करा कि उन्होंने एक संशोधन, उन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया कि जो राज्य निर्माण की तिथि से 15 वर्ष पहले आया जी, जो वर्तमान राज्य निर्माण की तिथि से नहीं, जो वर्तमान तिथि से 15 वर्ष पहले उत्तराखंड आया है, वो उत्तराखंड का स्थायी नागरिक जी। 15 वर्ष पहले का मतलब ये है कि आज 2025 चल रहा है, जो 2010 में आया है जी, वो स्थायी नागरिक है जी। ठीक है, तो आप अगर इस तरीके से स्थायी नागरिक, और आपने मूल निवास की परिकल्पना जिसके आधार पर आपको सेना में आरक्षण मिलता था जी, जिसके आधार पर आपको अन्य सुविधाएं मिलती थी जी, ठीक, उसका आप माइनस पॉइंट देखिए क्या हुआ कि जब संयुक्त उत्तर प्रदेश था जी, ठीक, तो हमारे वहाँ औरों की IASओ की संख्या जी, हमारे यहाँ डॉक्टर्स की संख्या, हमारे यहाँ उत्तराखंड के मूल निवासी अन्य अधिकारियों की संख्या आप मिला लीजिए और इन 25 वर्षों में मिला लीजिए, तो यहाँ जिन्होंने पर्वतीय क्षेत्रों में विकट परिस्थितियों में संघर्ष किया जी,
और जिन्होंने राज्य के लिए संघर्ष किया जी तो उन्होंने तो राज्य बनने के बाद बहुत कुछ खोया। जी आप मानते हैं इस बात को? उन्होंने तो बहुत कुछ खोया। जी। तो ये राज्य किसके लिए, सवाल ये है कि राज्य बना किसके लिए? जी। कि उत्तराखंड में रहने वाले उस निवासी के लिए जो पहाड़ में संघर्ष कर रहा था, या उसके लिए जो कि किसी एक IAS अफसर के साथ लग के इस प्रदेश में आ गया और उसने माल समेटा? जी आज आप 2001 से लेके वर्तमान तक जी उत्तराखंड आने वाले प्रत्येक अधिकारी की जी परिसंपत्तियों का आकलन कर लीजिए। जी जी उसकी हर अधिकारी की, ईमानदार से ईमानदार कहे जाने वाले अधिकारी की परिसंपत्तियां इन 25 वर्षों में उसके आय से 10 गुना ज़्यादा हैं। जी ये तथ्य किसी से छुपा नहीं है। जी ठीक है, उसके बावजूद आप कहते हैं कि साहब ये हमारा अधिकार है। तो अधिकार तो आपने बनाया संविधान ने, आपने जो है गलत प्रस्ताव पारित करके, गलत तिथियों करके, नहीं तो अधिकार तो मूल निवास का था। जी मैं आपको एक काल्पनिक कहानी की तरफ ले जाऊंगा ताकि आप लोकतंत्र की भावनाओं से अवगत हों। हाँ, और क्षेत्रीय विषयों से ऊपर उठ के अखंड भारत और बिल्कुल। आदर्श नागरिक की परिभाषा में आ पाएँ। बिल्कुल। एक व्यक्ति था, उसका परिवार काफ़ी बड़ा था। हाँ। और उसके यहाँ भी लोकतंत्र था परिवार में। उनके यहाँ जो कुछ भी निर्धारित होता था उस पर वोटिंग होती थी, बहुमत जिधर होता था वो बात लागू होती थी। उनके यहाँ ये तय हुआ कि भाई बेटी की शादी होनी है, तो साहब मतदान हुआ। मतदान में उनके यहाँ 100 पारिवारिक सदस्य थे, 10 ने विरोध किया, 90 ने समर्थन किया। प्रस्ताव हो गया कि विवाह तो यहीं होगा। ठीक हो गया साहब, अब प्रस्ताव हो गया, ये 10 लोग विपक्षी बन गए, वो 90 लोग पक्ष वाले बन गए, बारात आई, सब कुछ हुआ। अब इसमें 2 बातें हो सकती थी। ये विपक्ष स्वागत की तैयारी में योगदान नहीं करता, खाने में उल्टी सीधी चीज़ें मिला देता, वहाँ अभद्रता करता, बिल्कुल कुछ टांग खिंचाई करता। और दूसरा ये था कि वो 90 लोग इन 10 कोई अलग होने का कारण पूछते, स्वस्थ मानसिकता से, कि भाई हम हैं 90, हम बहुसंख्यक हैं, लेकिन आप 10 अल्पसंख्यक जो हो उनकी विचारधारा क्या है, ऐसा क्या है कि जो हम नहीं समझ पाए और आप 10 विरोध कर रहे हैं। इन सब परिस्थितियों का जो निचोड़ आता वो होता है स्वस्थ लोकतंत्र। हमारे यहाँ इस टाइम बिल्कुल उल्टा हो रहा। अच्छा, आपकी बात सुनिए हमारे यहाँ जो हो यहीं रहा पर मैं आपकी बात काटता हूँ जी, कि अगर उस बारात का दूल्हा शराबी निकल जाता, जी जी उस बारात का दूल्हा शराबी निकल जाता, तो वो 10 लोग सही हो, 10% सही होते या 90% सही होते? जी, मैं यही कह रहा हूँ, इन सब भावनाओं से उठ करके लोकतंत्र की कमजोरी और लोकतंत्र की संख्या पे मत जाइए। पहले उद्देश्य निर्धारित होगा, फिर पक्ष विपक्ष सब मिलकर के जब सहमत होंगे तब जाके निष्कर्ष निकलेगा, तो कल्याण की भावना आती है। ये क्षेत्रीय बातें कि साहब वो बाहर के आ गए, वो कब्जा कर रहे हैं, यहाँ के वहाँ चले गए। अभी मैंने आपको बताया 4 करोड़ बाहर चले गए, क्या उनके संसाधन नहीं है? क्या वो वहाँ ठेकेदार नहीं है? जितनी उत्तराखंड की कमाई नहीं होगी इससे ज़्यादा संपत्तियाँ उन्होंने अर्जित कर रखी। ये तो वैसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अखंड भारत है, उनको समान अवसर से कहीं ज़्यादा प्लेन्स ने दे दिया, बाहरी राज्यों ने दे दिया। बिल्कुल ठीक है। तो लेकिन सुनिए इसमें अभी एक मैं दोबारा उसी भावना से कह रहा हूँ, जिस परिवार के स्तर पर जो मैंने एग्जाम्पल आपको दिया, उसी एग्जाम्पल में ये है, ज़मीनें उपेक्षित पड़ी हैं, गांव के गांव खाली हो रहे, पहाड़ का व्यक्ति पहाड़ जा नहीं रहा। मान के चलिए, अभी कहीं विषय पे आया था, आप ही ने कहा वो लोग आकर के यहाँ बड़े बड़े रिसोर्ट खोल देंगे। मान के चलिए कोई बड़ा इन्वेस्टर उत्तराखंड में उपेक्षित किसी गांव को ले लेता है, जो इसे बंद दरवाजे पड़े हैं, 20 साल से मकान खुला नहीं है, पूरी की पूरी वो चौपाल कहते हैं, क्या कहते हैं, बाखली पूरी बाखली उपेक्षित पड़ी है, गल रही, सड़ रही। वो वहाँ आता है, 1000-2000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके पूरा गांव छिपाता है। आने वाले टाइम में कल्पना कीजिए, जो भारत के नागरिक मॉरिशस गए, जो भारत के नागरिक अफ्रीका गए, जो भारत से बहुत दूर अमेरिका गए, कहीं भी विश्व में गए, उनकी तीसरी पीढ़ी लौट के तो आई नहीं, वो वहीं के हो गए, उनकी संपत्तियाँ वहीं की हो गई। अरे भैया आने तो दो, उन्हें इन्वेस्ट तो करने दो। वो क्या वापस ले जा पाएंगे? वो इन्वेस्टमेंट यहाँ होगा, ये जो खाली पहाड़ पड़े हैं, खाली घर पड़े हैं, ये रौनक से हो जाएंगे। कुछ रोज़गार यहाँ के लोगों को मिलेगा, कुछ बाहर की संपदा आएगी, कुछ आर्थिक विकास होगा। जब आप इसको इकनॉमी की तरह देखेंगे, इन सब छोटी बातों से, क्षेत्रीय समस्याओं से ऊपर उठ के इकनॉमिक
जोन क्या होता है, एक आर्थिक व्यवस्था कैसे चलती है। जब इन विषयों को इन भावनाओं से ऊपर उठ के लेंगे तब जाके विकास होता है। अच्छा जी, नहीं आपकी बात अपनी जगह, लेकिन क्या ये एक सांस्कृतिक हमला जी नहीं, और जी नहीं, और परिसंपत्तियों का अनैतिक दोहन, जी नहीं, इस ओर हम मैं प्रदेश को नहीं ले जाएंगे। मैं आपको बताऊं संस्कार क्या होते हैं। आपने देखा होगा, अक्सर सोशल मीडिया पे देखते होंगे, न्यूज़ में देखते होंगे, वेशभूषा बदली, परिधान बदले, क्या विवाह का मूल संस्कार हम भारतीयों का बदला? हो सकता है कोट पैंट टाई में वर आता हो, जीन्स और टी शर्ट में वधू आती हो, लेकिन अग्नि के समक्ष वो 7 फेरे लेंगे और वो मंत्रोच्चारण होगा। विवाह का तो यही तरीका है। हमारे जो मूल संस्कार हैं उनको आधुनिकता निश्चित तौर पर प्रभावित करेगी, लेकिन नष्ट नहीं कर सकती। आप ऐसे संस्कार दीजिए कि आपकी भौतिक जो क्षमताएं हैं, जो भौतिक विकास है, ये उसको प्रभावित ना करे। ये तो पारिवारिक स्तर पर हमारे परिवार के अंदर दिए जाने वाले संस्कारों से होता है। नहीं, मैं इसी बात को दोबारा आता हूँ जी, फिर हम पटाक्षेप की ओर भी चलेंगे, जी, हम समाप्ति भी करेंगे बात को। जी, देखिए, जहाँ तक बाहरी व्यक्ति की बात मैं करता हूँ, जी, उत्तराखंड में जी, जब संयुक्त उत्तर प्रदेश में जी, 90 के दशक, जी, ठीक, हम गोला के किनारे ही बैठे हैं, जी, इसी गोला नदी में खनन के कारोबार में जी, पोंटी चड्डा जी को मुलायम सिंह के समय में जी, काम दिया गया, बिल्कुल, ठीक। जी, तो ये गोला नदी जो कि खनन के माध्यम से लाखों लोगों का रोजगार का साधन है, काठगोदाम से लेकर जी, किच्छा तक, जी, उत्तराखंड के अंदर, जी, ठीक, उसमें चंद पोकलैंड मशीनों से खनन उस समय हुआ, जी, जी, ठीक, और लगभग 1.5 साल मुलायम सिंह की सरकार थी, जी, तो लगभग 1.5 साल तक बेतरतीब खनन हुआ। जी, हर तरीके के आपराधिक कृत्यों का उपयोग उस समय खनन के लिए किया गया। जी, आप इससे अवगत है। जी, तो ये तो हुआ, देखिए खनन आज भी हो रहा है, जी, खनन 90 से पहले भी होता था। बिल्कुल, ये तो है, एक तो है संसाधन का नैतिक उपयोग, जी, और एक है पूंजीपति के आने के बाद अनैतिक उपयोग। जी। तो क्या आप प्रदेश के संसाधनों के जी। अनैतिक उपयोग के पक्षधर हैं? मैं नहीं, बल्कि पूरी व्यवस्था ही अनैतिक, किसी भी अनैतिक गतिविधि को मान्यता नहीं देती है। ये हमारी मशीनरी की कमजोरी होती है कि अनैतिकता आ जाती है और हमारी मशीनरी उसे रोक नहीं पाती है। नीतिगत रूप से कभी भी अनैतिकता को कोई भी बढ़ावा नहीं देगा। नहीं, लेकिन देखिए फर्क कहाँ पर आ जाता है कि मेरी अगर मशीनरी का फेलियर होता है, अगर मेरी भावनाएं इस जगह से जुड़ी हैं जी, तो मैं इसकी जड़ नहीं खोदूंगा। मैं आपको बताऊं, जो ये बात आई और मेरे को अब एक और घटनाक्रम याद आ गया। हाँ। जो आपने कहा कि बिहारी यहाँ आएंगे और वो क्या छठ पूजा करते हैं। आपको याद होगा कि दिल्ली और लखनऊ में कौथिंग के नाम से लगता है, क्या लगता हाँ, है? लगता है। जी, हमारी बम्बई में भी लगता है, मुंबई में। हाँ। तो जहाँ जहाँ भी हमारा कुमाऊनी समाज है वो अपनी कल्चर को सुरक्षित रखे हुए और प्रदर्शित करता बिल्कुल है। करता है। क्या कहीं विरोध होता है? लेकिन छुट्टी वहाँ उत्तरायणी कौतिक की नहीं होती। रुकी है तो सही, नहीं फर्क है। देखिए ये फर्क है। होगी आज नहीं तो कल जब वो बहुसंख्यक हो जाएंगे वहाँ वो भी होगी। नहीं, बहुसंख्यक आज भी नहीं है आपके वहाँ, लेकिन आपके उत्तराखंड में बहुसंख्यक नहीं हुए। मैंने बम्बई, मेरे को सूत्र कंफर्म नहीं है, मगर फिर भी मैं संस्मरण के आधार पर बताता हूँ कि बम्बई का वोटर कुमाऊं का जो है वो वहाँ अच्छी खासी संख्या में है। उनको तुष्टिकरण के तहत वहाँ विशेष पर्व मनाने की, अन्य तरह की स्थानीय जो भी सुविधाएं हों वो सब करने लगे हैं। तो जब ये एकदम बढ़ता है और वोट को प्रभावित करता है, ये राजनीतिक दल अपने स्वार्थ में करते हैं। तो ये विषय मैं कहूँगा ये नहीं आना चाहिए। अगर आप महामानव बनना चाह रहे हो, देश का विकास करना चाह रहे हैं, नागरिक का स्वरूप समझें आप, और नागरिक के रूप में ऊपर उठ करके इन भावनाओं से राज्य का विकास समझें। चलिए, अच्छा लगा आपसे बात करके। अब आखिर उसमें कि उत्तराखंड राज्य के परिप्रेक्ष्य में, जी, विकास के परिप्रेक्ष्य में, जी, जो मौजूदा परिस्थितियां इन 25 सालों में हुई है जी, ना, कि आप बाहर के लोगों के आने से संतुष्ट हैं, तो क्या आप मौजूदा परिस्थितियों से भी संतुष्ट हैं? संतुष्टि एक ऐसा विषय है कि हर व्यक्ति की ये पृथक हो सकती है। हमें समग्र रूप से देखना पड़ेगा कि हमारे लक्ष्य क्या हैं, उनकी प्राप्ति कैसे हो पाई या नहीं हो पाई। मैं उस स्तर पर जाकर के कहूँगा
कि संतुष्टि है या नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि सन 2000 में जब उत्तराखंड राज्य अस्तित्व में आया, मुख्य विषय ये था कि हमारे सीमित संसाधनों का ऐसा उपयोग हो कि हमें अधिकतम लाभ मिले। निश्चित तौर पर तब से आज तक की सरकारें एकदम फेल हैं, संतुष्टि नहीं है। ये आम जनमानस का एक इसे वो कहा जा सकता है जी भावना। जी, चलिए, अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत बहुत फिर मिलते हैं।